जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रांस की क्रांति और इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। देखिए, फ्रांस की क्रांति जो थी वह उसकी प्रेरणा जो मिली थी उन्हें वो यूएसए से मिली थी। 1789 में जब अमेरिका यानी कि यूएसए जो था वो अमेरिका जो था वो यूएसए बन गया। यूएसए में जो है पहले 17, फिर 35, फिर 50 करते करते आज 50 जो राज्य हैं, देश है छोटे छोटे, वो सब मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बनाते हैं। तो जब संविधान इन्होंने निर्माण कर लिया 1789 में, तो उसी से प्रेरणा लेकर फिर फ्रांस में भी क्रांति प्रारंभ हो गया। और क्योंकि क्रांति का सबसे पहला मतलब प्रमुख कारण था कि वहाँ के जो राजा थे, फ्रांस के राजा, वो निरंकुश हो गए थे। उनका कोई लगाम नहीं था, ठीक, अंकुश नहीं था। ये फिजूल खर्च बहुत अधिक करते थे, राजमहल में पानी की तरह पैसों को बहाया करते थे और जनता पर नए नए कर लगाता था। जनता ने इस कारण से जो है विद्रोह कर दिया। राजा लुइस 16 था उस समय, ठीक है। लुइस 16 जो था एक टाइम पर अपनी पत्नी अंतवानेता के साथ जो है भ्रमण के लिए निकला। तो उसकी भूखी जनता ने उससे रोटी मांगी। भूखी जनता ने जब उससे रोटी मांगी तो उसकी पत्नी अंतवानेता ने कहा, सब मतलब भूख के मारे जो है जनता वो रोटी 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 चिल्ला रही थी। तो इनको लगा कि रोटी के जगह रोटी क्यों खा रहे हो, ब्रेड खा, क्योंकि राजमहल में तो महल की तरह मतलब एकदम बेशुमार पैसे उड़ाती थी, इसलिए इनको गरीबी तक का पता नहीं था। ऐसे मतलब खच्चर रानी थी ये, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कहा, जब जनता रोटी रोटी चिल्लाई तो रोटी की जगह तुम ब्रेड खा लो, यानी कि रोटी की जगह डबल रोटी खा लो। जो चपाती होती है ना, उसकी जगह वो डबल रोटी खा लो, ये कहा गया, ठीक है। तो रोटी के स्थान पर ब्रेड खा लो, ये कहा गया, ठीक है। तो इस व्यवहार से जनता जो है दुखी हो गई, और जनता दुखी हुई तो उसने विद्रोह कर दिया। और जितने विद्रोही थे उसे वास्तिल दुर्ग में, यानी कि जेल था वास्तिल नामक जेल, उसमें कैद कर दिया। तो कैद किया तो विद्रोह और ज़्यादा उग्र हो गया और स्थिति यह बन गई कि रक्तपात की स्थिति बन गई, मतलब खून खच्चर पर लोग उतर गए। और 14 जुलाई 1789 को वास्तिल दुर्ग को तोड़ दिया गया जनता के द्वारा। और वास्तिल दुर्ग के पतन के बाद जो है 18 जून 1815 के वाटरलू के युद्ध से जो है यह क्रांति जो है समाप्त हुई। तो ये वाटरलू का जो मैदान है वह बेल्जियम में स्थित है, इसलिए बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये फ्रांस की क्रांति के जो कारण थे वो देखते हैं। राजा जो था निरंकुश हो गया था, उस पर कोई लगाम नहीं था, अपने मन से ही करता था और असमान अनिश्चित कानून बनाता था, ठीक है। मतलब किसी के लिए मतलब कानून मतलब समान नहीं था, और जो मन में आता था वो कानून बना देता था। पादरी जो थे और सामंत जो थे उन पर कोई भी कर इसने नहीं लगाया था, ठीक है, कर से मुक्त रखा था। और राजमहल में पैसों को पानी की तरह बहा दिया करता था, ठीक है। बहुत धन खर्चा करता था और प्रजा के हित के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इंग्लैंड के संग इसका लगातार युद्ध हो रहा था। संसद में जो है संसद में जनता की बात नहीं सुनी जा रही थी। और इस समय जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था पादरी, यानी कि जो पोप होते हैं, फादर, चर्च वाले। और दूसरा होता है कुलीन, अच्छे मतलब हाई क्लास लोग। और दूसरा था जनसाधारण, सामान्य लोग। तो देखिए, इसके संसद में भी जो संसद था उसे स्टेट जनरल कहा जाता है जर्मनी के। उसमें संसद के एक सदन में पादरी लोग होते थे, जिसे 308 उनकी संख्या थी। और दूसरा जो संसद का सदन था उसमें कुलीन लोग होते थे, जिनकी संख्या 285 थी। और संसद का तीसरा सदन था, उसमें सामान्य जनता होती थी, जिसकी संख्या 621 सदस्यों की थी, ठीक है। 621 लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। जनता का सदस्य जो था संसद के बाएं ओर स्थित होता था और हमेशा ये मतलब है सरकार का विरोध करते थे, ठीक है। इसलिए यह परंपरा बन गई कि जो सरकार विरोधी दल होते थे उसे लेफ्ट या वाम दल कहेंगे, और सरकार के पक्ष में जो होंगे उसे राइटिस्ट या फिर क्या कहेंगे, दक्षिण दल कहेंगे, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से 1789 में नया नया कर सिर्फ और सिर्फ जनता पर लगाने का एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे तृतीय सदन यानी कि जनसाधारण ने विरोध कर दिया। और राजा लुइस 16 के जो है सदन को भंग कर दिया, ठीक है। राजा लुइस 16 जो था, लुइस 16वां जो था, उसने तृतीय सदन को भंग कर दिया। तो इस वजह से टेनिस कोर्ट में जाकर, जो टेनिस कोर्ट था उसमें वो लोग शपथ लिया करते थे, ठीक है। तो उसी शपथ के मैदान में जाकर जैसे ही राजा ने सदन को भंग किया तो लोग टेनिस कोर्ट पर पहुंचे। जनसाधारण वाले जो थे सदन के लोग, वो आकर वहाँ पर शपथ लिए कि लुइस 16 का जो साम्राज्य है, शासन है, उसका वो लोग अंत कर देंगे। वास्तिल दुर्ग का अंत इन्होंने कर दिया। देखिए, राजा अपने विद्रोहियों को जो विद्रोह करने लगे तो उन्हें वास्तिल दुर्ग नामक एक जेल था, ठीक है, दुर्ग यानी कि किला, उस पर वास्टिल फोर्ट, ठीक है, उस पर कैद कर दिया जेल में। तो जनता ने 14 जुलाई 1789 को उस वास्टिल दुर्ग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, दीवार को फोड़ दिया, ताला वाला सबको तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ दिए और घुस गए सबके सब, और पूरे
दुर्ग को ही गिरा दिया। 14 जुलाई जो है वह फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, हॉलीडे होता है। इस समय चुड़ैलों का धावा हुआ था अक्टूबर 5, 1789 को। देखिए पेरिस जो था फ्रांस का जो है, यह है फ्रांस का पेरिस जो है, वहाँ पर 10,000 महिलाओं ने पेरिस के वर्साय महल की ओर कूच कर दिया। वर्साय में महल है उसके वहीं पर कुछ कर दिया, मतलब वहाँ पहुँच गए। और जितने भी मतलब राजा के अधिकारी वगैरह थे उनके बाल नोच लिए, नाखूनों से मार दिए, दांत से काट दिए, बस ये तो काम होता है महिलाओं का। ऐसे मतलब मारने पीटने लगे, मरा हुए। तो इसे क्या कहा गया, चुड़ैलों का धावा कहा गया। देखिए फ्रांस की क्रांति में जो क्रांतिकारी थे वो दो भागों में बटे हुए थे। पहला था जैकोबियन ग्रुप, जिसमें बहुसंख्यक व हिंसक लोग थे, जिस प्रकार से पाकिस्तानी में मुसलमान हैं बहुसंख्यक है और बहुत ही ज़्यादा हिंसक है, अन्य धर्मों पर जुल्म उठाते हैं, ठीक है। और दूसरी ओर थे जीरोदिस्त जो कि अल्पसंख्यक थे और हिंसक थे, जैसे कि पाकिस्तान में हिंदू और अन्य धर्म हैं मुसलमानों के अलावा और अहिंसक हैं, ठीक है, हिंसा नहीं करते हैं। और इस समय जो था फ्रांस में नारा दिया गया समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये 3 प्रकार का नारा दिया गया, मतलब नारा दिया गया समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का। रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर नामक दार्शनिकों ने इस क्रांति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। और इटली का, ठीक है, तो और इसके बाद फिर है जो है फ्रांस की क्रांति सफल हुई और 14 जुलाई को ये लोग अपना राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। देखिए अब इटली का एकीकरण देखते हैं, ठीक है। इटली जो है ये इटली है, ये फ्रांस था, फ्रांस के थोड़ा सा इस साइड में ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, भूमध्य सागर जिसे कहा जाता है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पर है इटली, ये इटली जो है इसका एकीकरण देखते हैं। सबसे बड़ी बाधा जो थी इटली के एकीकरण में, ठीक है, मतलब एक करने में, जैसे भारत का एकीकरण किया गया, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, मतलब अलग अलग राजाओं के टाइम से, तो उसे एक किया गया और भारत जो है फिर से भारत बन गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब इटली का एकीकरण किया जाना था तो उसमें सबसे बड़ी बाधा थी उसका पड़ोसी ऊपर में है ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर यूरोप में ऑस्ट्रिया है, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो था यह एकीकरण होने नहीं देना चाहता था। इटली जो था वह 13 खंडों में बटा हुआ था, 13 छोटे छोटे इसमें राज्य थे, ठीक है। एकीकरण में सबसे पहले जो है किसी न किसी को तो सामने आना था, तो सार्डिनिया नामक राज्य जो है वो सबसे पहले सामने आया। एकीकरण का जनक जो है जोसेफ मेज़नी को कहा जाता है। इसके शासन में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दो, ये जोसेफ मेज़नी का कहना था, ठीक है। युवाओं को क्या होता है, उनके अंदर शक्तियाँ भी होती है, ऊर्जा भी होता है, सब चीज़ होता है, जल्दी कड़े से कड़े फैसले भी ले लेते हैं, इसलिए क्रांति अगर लानी है जल्दी से जल्दी तो शासन जो है युवाओं को सौंप दो, ऐसा इन्होंने कहा था। काउंट डी कैवर जो थे उन्होंने 1854 को क्रीमिया युद्ध में भाग लिया, ठीक है। यहाँ पर है इटली और यहीं पर है थोड़ा सा हमारा क्रीमिया, ठीक है। ये जो अभी युद्ध होता है जहाँ पर क्या बोलते हैं उसे, यूक्रेन वाला, रूस यूक्रेन वाला, जो यूक्रेन है, यूक्रेन के नीचे में ही है स्थित क्रीमिया, ठीक है। तो इस क्रीमिया के युद्ध में भाग ले गया। इटली की समस्या का जो है इससे अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया, किसी युद्ध में भाग लेकर वहाँ से पूरा बता दिया तो युद्ध पूरे विश्व में इसका प्रचार हो गया, इंटरनेशनल लेवल पर ये समस्या फैल गया, ठीक है। फिर 1871 में जो है ये जो एकीकरण का प्रयास है वो सफल हुआ। काउंट डी कैवर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है और गैरीबाल्डी को इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इस गैरीबाल्डी ने विशेष प्रकार की सेना का गठन किया था जिसे लाल कुर्ती सेना के नाम से जाना जाता है। देखिए जो क्रीमिया का युद्ध हुआ उसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल नामक एक नर्स थी। उस नर्स ने जो घायल सैनिक थे क्रीमिया युद्ध में उनकी बहुत ज़्यादा सेवा की थी और वो एक लैंप लेकर घूमती थी, लैंप लेकर ऐसे घूमती थी जलाने वाला, ठीक है। तो उस लैंप लेकर घूमने के कारण इसे लेडी विद द लैंप कहा गया है और बहुत ज़्यादा सेवा की थी सैनिकों की, इसलिए सैनिकों ने इन्हें सिस्टर कहकर संबोधित किया और इस वजह से आज भी नर्सों को सिस्टर के नाम से जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। ये था इटली का और एकीकरण और फ्रांस की क्रांति। इसके बाद रसिया जो है और जर्मनी का एकीकरण है, इसके बारे में देखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।